So, good morning, all of you. Welcome to all. Welcome to the new class of fundamental rights. Right. Today we are going to discuss about what fundamental rights are. Okay. So, our fundamental rights are classified into various categories. Today we are going to discuss only about Article 14 in a broad category. Okay. So let me start this video. I am Aditya Dhingra presenting this video for you. I hope you all will like it. If you have any doubt on this, you can mention the same in the comment box. I will be very happy to solve all your comments and queries. Okay. As of now, let me start this video. Fundamental rights. What are fundamental rights? किसको बोलते हैं हम फंडामेंटल राइट्स? What do you mean by fundamental? Fundamental means these right exist with the human being. Human being अगर है तो ये right भी हैं. ओके, ये राइट्स ह्यूमन बीइंग से कोई नहीं छीन सकता. ओके, इंडिया में मेरा एक क्वेश्चन है आप सब लोगों से. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की वजह से बना है या फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है इसलिए फंडामेंटल राइट्स आए हैं? यू आर गेटिंग माई क्वेश्चन. माई क्वेश्चन इज, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स की वजह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है? कि मतलब फंडामेंटल राइट्स लोगों को देना है इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसकी वजह से लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं? व्हाट डू यू थिंक? Please mention in the comment box. Let me go forward. Fundamental rights. Fundamental rights are covered in Part 3 of Constitution of India. COI का मतलब क्या है यहाँ पे? Constitution of India. अब now what do you mean by Part 3? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होके जब 1950 में ये बना था, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स थे? 20 पार्ट्स थे. राइट. टोटल कितने आर्टिकल्स थे उस समय? 395 आर्टिकल्स थे. आज की डेट में, एज ऑन डेट, अभी हमारे कितने पार्ट है? कैन एनीबडी प्लीज टेल मी? प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. कोई बता सकता है कि आज की डेट में कितने पार्ट है? आज की डेट में टोटल 25 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के. ओके. और टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? कितने टोटल आर्टिकल्स हैं? आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू. प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. ओके. नेक्स्ट, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये कौन से पार्ट में आता है? ये आता है पार्ट 3 में. पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में. पार्ट 1 किससे रिलेटेड है? पार्ट 1 किससे रिलेटेड है? क्या कवर्ड है? कैन एनीबडी टेल मी? यूनियन एंड टेरिटरीज. वेरी गुड. पार्ट 1 किससे रिलेटेड है? यूनियन एंड टेरिटरीज. कितने आर्टिकल आते हैं पार्ट 1 में? कितने आर्टिकल आते हैं? 1 से लेके 4 तक. 1 से लेके 4 तक. पार्ट 2 में, पार्ट 2 किससे रिलेटेड है? जो हमारा पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है सिटीजनशिप से. सिटीजनशिप से. और सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल्स को कवर करता है? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक. सिटीजनशिप में कितने आर्टिकल आते हैं? 5 से लेके 11 तक. ओके. पार्ट 3 फंडामेंटल राइट किस में कवर्ड है? पार्ट 3 में. ओके. फंडामेंटल राइट्स किस में कवर्ड है? पार्ट 3 में. और ये कितने आर्टिकल तक है? कितने आर्टिकल तक है? ये है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक. आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक. ओके. ये सारे आर्टिकल्स किस में कवर्ड हैं? फंडामेंटल राइट्स में कवर्ड है. ओके. फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला जाता है?
फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला जाता है? हमारी बुक्स में एक टर्म यूज़ किया जाता है फंडामेंटल राइट्स के लिए। क्या टर्म यूज़ किया गया है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म मैग्ना कार्टा? ओके, मैग्ना का क्या मतलब होता है? सी, किसी भी टर्म को अगर आपको समझना है तो पहले आपको ये देखना है कि इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन मीन्स क्या ये एक इंग्लिश वर्ड है, क्या ये एक लैटिन वर्ड है, राइट? ये आपको समझना है। तो मैग्ना कार्टा कौन सा वर्ड है? मैग्ना कार्टा इज अ लैटिन वर्ड। कैसा वर्ड है ये? लैटिन वर्ड है। अंडरस्टूड? और अगर ये एक लैटिन वर्ड है तो अब हम इसका मीनिंग को डिकोड करेंगे, इसके मीनिंग को डिकोड करेंगे। तो मैग्ना का मतलब क्या होता है? मैग्ना का मतलब क्या होता है? मैग्ना का मतलब होता है ग्रेट। ग्रेट। कार्टा का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कार्टा? कार्टा का मतलब होता है चार्टर। चार्टर। एंड व्हेन वी से चार्टर, चार्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? चार्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? घोषणा। इट इज सेड एज घोषणा, राइट? सो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। नाउ लेट मी टेल यू द लिटिल हिस्ट्री ऑफ मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा की थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं, फिर आपको यह समझ में आ जाएगा कि हम फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था? 1215 Oh, my one more question on this related to a concept, conceptual based question है। जब मैं 1215 लिख रहा हूं तो ये कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है? ये 12th सेंचुरी की बात हो रही है या 13th सेंचुरी की बात हो रही है? क्या मैं अगर इसको बोलूंगा, ठीक है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 12th सेंचुरी है या फिर 13th सेंचुरी है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्या सही है इसमें से? प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, क्या सही है इसमें से? 13th सेंचुरी सही है। 1215 कौन सी सेंचुरी में आया? 13th सेंचुरी में आया। ओके, सो एक्चुअली 1215 में क्या हुआ? 1215 में इंग्लैंड के एक किंग थे जिनका नाम था किंग जॉन। किंग जॉन। 1215 की बात हो रही है। उन्होंने एक रिटन डॉक्यूमेंट पब्लिश किया और उसमें मेंशन किया कि उसमें क्या मेंशन किया कि चाहे किंग हो या फिर लॉ हो, राइट, किंग और लॉ, दे आर नॉट अबव द गॉड। वो गॉड से ऊपर नहीं है। ओके, वो गॉड से ऊपर नहीं है और उनको वो फॉलो करना पड़ेगा। उनको वो फॉलो करना पड़ेगा, किंग को वो फॉलो करना पड़ेगा जो लॉ कहता है, या उस समय ये माना जाता है जो भगवान उनसे कहता है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो मैग्ना कार्टा एक रिटन डॉक्यूमेंट था जो कि ये बताता था कि किंग भी गॉड से ऊपर नहीं है। किंग भी गॉड से ऊपर नहीं है। अब इसको हम आज के सिनारियो में अगर हम कंपेयर करते हैं, कमिंग टू 2023, अगर हमें आज बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे? किंग कौन है? हु इज किंग? लॉ मेकर। किंग कौन है? लॉ मेकर। एंड हु इज गॉड? हु इज गॉड? एक्चुअली गॉड ठीक है, राइट, बट इन वर्चुअल सेंस, आज के सेंस में गॉड कौन है हमारे लिए? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज गॉड।
राइट। कॉन्स्टिट्यूशन से जो लॉ मेकर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हैं। इवन जुडिशरी इज नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड? दैट्स वाई फंडामेंटल राइट्स को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस पॉइंट। ओके, अब इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? इसके अंदर आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक कवर्ड है। कहां से लेके कहां तक कवर्ड है? 12 से लेके 35 तक। ओके, आर्टिकल 12, आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 किसके बारे में बात करता है? ये किसकी डेफिनेशन बताता है? स्टेट की डेफिनेशन बताता है। जब हम स्टेट बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हम स्टेट बोलते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या हम किसी स्टेट की बात कर रहे हैं जो हम नॉर्मल पैरेलल्स पे बात करते हैं, लाइक वेदर क्या बिहार, बंगाल, ठीक है ना, उड़ीसा, क्या हम इसकी बात कर रहे हैं और समथिंग एल्स? कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का मतलब ये स्टेट्स नहीं होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का मतलब होता है वो सब ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जिसे कौन कंट्रोल करता है? ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। ये गवर्नमेंट कौन सी होती है? ये गवर्नमेंट सेंटर भी हो सकती है। ये गवर्नमेंट कौन है? स्टेट भी हो सकती है। ये गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है, राइट। तो ये गवर्नमेंट अगर इसको कंट्रोल कर रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर आती है? स्टेट की डेफिनेशन के अंदर। ओके, स्टेट की डेफिनेशन हम फंडामेंटल राइट्स में क्यों समझ रहे हैं? स्टेट की डेफिनेशन को फंडामेंटल राइट्स में क्यों डाला हुआ है? बिकॉज these are enforceable in the court of law, by the court of law against the state. अगर हमें स्टेट ये राइट्स नहीं दे रहा है तो हम कोर्ट में जाकर अपने राइट्स मांग सकते हैं। स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि उसे हमें ये राइट देने हैं। अंडरस्टूड? दैट्स वाई हमने इसको फंडामेंटल राइट्स में डाला हुआ है। तो एग्जाम्पल क्या है स्टेट्स के? स्टेट्स के एग्जाम्पल क्या है? यूनिवर्सिटीज, जैसे कि जिला परिषद, और एग्जाम्पल क्या है? पंचायत। और क्या एग्जाम्पल्स हैं? चलो जल्दी बताओ, और क्या एग्जाम्पल हैं? रुको मत, कम ऑन। और क्या एग्जाम्पल्स हैं? म्यूनिसिपैलिटीज, राइट। तो वो सब ऑर्गेनाइजेशन जहां पे गवर्नमेंट रिसोर्सेज है, ठीक है, गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से चला रही है, तो वो सब किस में आ जाएंगी? स्टेट की डेफिनेशन में। अंडरस्टूड? तो हमें स्टेट की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते। आर्टिकल 13, अभी तक अपने फंडामेंटल राइट स्टार्ट नहीं करे हैं, ये चीज ध्यान रखनी है हमें। अभी तक हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं जो फंडामेंटल राइट्स में हमारे को जरूरत पड़ेंगी। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 किसके बारे में बात करता है? कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा लॉ जो इनकंसिस्टेंट है, जो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, जो इनकंसिस्टेंट है किससे? फंडामेंटल राइट्स से, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है, राइट, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है, तो वो लॉ क्या है? नल और वॉइड है। नल एंड वॉइड। ओके, उस लॉ का कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी लॉ अगर ऐसा बनाया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर रहा है, छीन ले रहा है, या डिप्राइव कर रहा है, या उसको सप्रेस कर रहा है, तो वो लॉ का कोई मतलब नहीं है, उस लॉ को मान्यता नहीं मानी जाएगी। आर्टिकल 13। ओके,
नाउ ऑफिशियली अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को, राइट। और सबसे पहले हमारा फंडामेंटल राइट आता है राइट आर्टिकल 14 में। अच्छा, हमारे फंडामेंटल राइट्स कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं? कैन एनीबडी टेल मी, कैन एनीबडी टेल मी टोटल फंडामेंटल राइट्स? ये तो हमने आर्टिकल पढ़े, 12 से लेके 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स कवर्ड है, जिसमें से 12 की डेफिनेशन हमने पढ़ ली स्टेट की है, 13 की डेफिनेशन पढ़ ली हमने कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो कि अगेंस्ट में हो सकता है, राइट। अब यानी कि 14 से लेके 35 तक, इनफैक्ट 32 से लेके 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। तो अगर हम देखें कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो 14 से शुरू होते हैं और 30 पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये 14 से लेके 30 तक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, इसको हमने कितनी कैटेगरी में बांटा है ब्रॉडली? कोई मुझे बता सकता है? कोई मुझे बता सकता है कितनी कैटेगरी में बांटा है? चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। टोटल हमने इसको 6 कैटेगरी में बांटा है, राइट। टोटल हमने इसको 6 कैटेगरी में बांटा हुआ है। प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स टोटल कितनी कैटेगरीज है। 6 कैटेगरीज हैं, मुझे आप उन सब के नाम लिखो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी कौन से आर्टिकल्स को कवर करती है? कौन से आर्टिकल्स को कवर करती है? आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है? राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सॉरी, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं, ये सारे आर्टिकल्स किसके बारे में बात करते हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। जो आर्टिकल 14 है वो किसके बारे में बात करता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। किसके बारे में बात कर रहा है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट। आर्टिकल 15 किसके बारे में बात कर रहा है? कि कोई भी स्टेट किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन, राइट, प्लेस ऑफ बर्थ, ओके, इन सब बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। आर्टिकल 16 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 16 किसके बारे में बात करता है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट। हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है? चलो बताओ, मेंशन करो प्लीज। ओके, ये आपका काम है। आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है? मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, राइट। आर्टिकल 18 किसके बारे में बात कर रहा है? आर्टिकल 18 किसके बारे में बात कर रहा है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई वॉन्ट टू हेयर योर कमेंट्स। मैं ये चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखो और मुझे बताओ, एटलीस्ट आई वुड बी नोइंग कि आपको ये वीडियो समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, आप इसे देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो, इवन आई विल गेट टू नो। सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। 17 का नाम बताओ, 18 का नाम बताओ। मैं भूल गया सब कुछ, मेरे को कुछ नहीं है दिमाग में इस समय, सब उड़ गया मेरे दिमाग से। ओके, अब ये आपको बताना है। ओके, अब आपको मेरे को पढ़ाना है, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे को पढ़ा रहे हो। अंडरस्टूड? ओके, अब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं। आर्टिकल 14 क्या है? व्हाट इज आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है? ट्रीट ऑल द पीपल इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ। यहां पे एक टर्म आता है निकल के, ऑल पीपल। क्या टर्म निकल कर आ रहा है? ऑल पीपल। जब हम ऑल पीपल की बात करते हैं ना, तो ऑल पीपल में आपके
सिटीजन्स भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, राइट। तो ये सब लोग कवर्ड हो जाते हैं ऑल पीपल में। ऑल पीपल में ये सब लोग कवर्ड होते हैं, खाली सिटीजन्स के लिए नहीं है। जितने भी लोग इंडियन टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं वो सब इसमें कवर्ड हो जाएंगे ऑल पीपल में। ओके, तो आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़रों में सब लोग बराबर हैं। जब हम ये बोलते हैं कि कानून की नज़रों में सब लोग बराबर हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास से है, चाहे वो अपर मिडिल क्लास से है, चाहे वो उसका किसी भी कास्ट का हो, ठीक है, कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, वो चाहे वो इंडियन है या नहीं है, अगर वो इंडिया में है तो वो लॉ की नज़रों में बराबर है। ट्रीट ऑल द पीपल इक्वली। यहाँ पे ऑल पीपल लिखा है, सिटीजन नहीं लिखा हुआ, तो ये आर्टिकल सबके लिए है। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, आर्टिकल 14 दो चीज़ों के बारे में बात करता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है इस आर्टिकल में, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों में क्या अंतर होता है, कोई मेरे को बता सकता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जब हम इक्वालिटी बिफोर द लॉ बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि कानून की नज़रों में सब बराबर है। कानून की नज़रों में सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, ठीक है। जब हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलते हैं, हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें एक लॉ हमारा एक बहुत अच्छी बात बोलता है, इक्वल विल बी ट्रीटेड इक्वल्स एंड अनइक्वल विल बी ट्रीटेड अनइक्वल। नहीं समझ में आया होगा आपको। लेट मी गिव यू अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, राइट, मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ सीट रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है ना, फॉर द स्पेशली एबल्ड पर्सन, राइट, स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए कुछ सीट रिजर्व्ड होती हैं। ओके, अब अगर हम आर्टिकल 14 में सिर्फ इक्वालिटी बिफोर द लॉ पढ़ेंगे तो इसमें क्या आएगा कि भाई सीट उसके लिए क्यों रिजर्व्ड है? सीट तो हर एक के लिए रिजर्व्ड होनी चाहिए। ओके, लेकिन ये साथ में क्या बोलता है? एंड और नहीं बोल रहा है, ये एंड बोल रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमें सबको इक्वल प्रोटेक्शन भी देनी है। हमने उसके लिए, उस पर्टिकुलर स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए हमने सीट क्यों रिजर्व करी? हमने ताकि उसको प्रोटेक्शन अलग से मिल सके, उसको उसके राइट्स के लिए कोई उसे डिप्राइव नहीं कर सके। ही मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ और ही मे नॉट बी केपेबल इनफ, राइट, टू फिजिकली कि वो इतनी देर तक खड़ा हो सके। सो राइट उसका ये एक तरीके से अधिकार है कि वो जाके उसमें बैठ सकता है। ओके, तो इसे बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, ठीक है। सपोज एक घर में रिवॉल्वर रखा हुआ है, ओके, एंड देयर इज अ स्मॉल चाइल्ड इन होम, राइट, say 4 to 5 years, and he started playing with the revolver, okay, even say 10 years, ठीक है, रिवॉल्वर से खेलना शुरू किया एंड सडनली उसकी रिवॉल्वर से एक गोली चल जाती है, ठीक है, एंड वन ऑफ द पर्सन इन हिज फैमिली, ठीक है ना, अनफॉर्चुनेटली डाइड, वो मर जाता है। तो क्या ये उसने मर्डर कर दिया? मर्डर तो कर दिया उससे मर्डर तो हो गया, चाहे वो उसने डायरेक्टली नहीं किया है, इनडायरेक्टली किया है, लेकिन हो गया, अननोइंगली किया है लेकिन हो गया। अब अगर इक्वालिटी बिफोर द लॉ होता तो उसमें क्या रहता? उसमें तो रहता भाई सब बराबर हैं, मर्डरर तो मर्डरर होता है, ठीक है ना, पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए उसको, ठीक है, फिर तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है? इक्वल्स विल बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स विल बी ट्रीटेड अनइक्वल्स, राइट। तो वो एक्चुअली उसको समझ नहीं है, उसने ये इंटेंशनली नहीं किया,
उसको ये पता ही नहीं था कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। वो उससे नोइंगली नहीं चली है, वो उससे अननोइंगली चल गई है वो चीज़। ओके, तो यहाँ पे कोर्ट इस चीज़ को कंसिडर कर सकता है, राइट। और उसने अननोइंगली इस एक्ट को करा है, तो ही मे नॉट बी सब्जेक्ट टू द सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट द अदर पर्सन विल गेट। ओके, सपोज अगर कोई 18 ईयर्स से ऊपर का बंदा है, उससे ये एक्ट होता है, तो उसकी पनिशमेंट में बी अ सर्व पनिशमेंट, ठीक है ना, एक खतरनाक पनिशमेंट हो सकती है। लेकिन इसके केस में हो सकता है उसे कुछ पनिशमेंट ही ना हो, ठीक है। तो दैट विल कोर्ट विल डिसाइड, बट अनइक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे क्यों दिया गया है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। उनको लॉ का जो है, दोनों एक सेम फुटिंग पे नहीं है, दोनों एक सेम लेवल पे नहीं है। ओके, ये समझ में आ गया, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर गोइंग फॉरवर्ड। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, अभी जैसे हमने पढ़ा, राइट, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, अच्छा ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये हमने कहाँ से लिया है? यूके से लिया है कि यूएस से लिया है? प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, यूके से लिया है कि यूएस से लिया है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ओके, कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलती इसमें, जैसा कि मैंने अभी बताया सब बराबर हैं। लॉ इज पैरामाउंट, सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें? सबसे बड़ी चीज़ लॉ है, लॉ है और लॉ है। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये एक क्या है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट। ओके, नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसमें क्योंकि सब बराबर है, छोटा बड़ा सब बराबर है इसमें। ओके, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इसमें क्या डिफरेंस है? ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ी बात तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। सिमिलर एप्लीकेशंस मतलब कि हर एक इंसान के लिए ये इसका ट्रीटमेंट अलग अलग है, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट मीन्स लाइक्स को एक साथ ट्रीट किया जाएगा, अनलाइक्स को एक साथ ट्रीट किया जाएगा। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आज काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज अ पार्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना, रूल ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ किसका पार्ट है? रूल ऑफ लॉ का पार्ट है। मतलब रूल किसका चलेगा? लॉ का चलेगा। और ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ इसका एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है। रूल ऑफ लॉ किसने दिया था? रूल ऑफ लॉ दिया था डाइसी ने। रूल ऑफ लॉ किसने दिया था? डाइसी ने। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है? लॉ ही, कानून ही सबसे ऊपर है। रूल ऑफ लॉ बोलता है कानून ही सबसे ऊपर है। कोई भी मिनिस्टर या लॉ मेकर आर्बिट्री पावर का यूज नहीं कर सकते। लॉ के आगे सब बराबर हैं। सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, जो मैंने शायद लेक्चर की बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, इस पॉइंट को अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, अगर अभी सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स का मतलब क्या था कि इंडिविजुअल राइट्स हैं इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है, या कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसलिए इंडिविजुअल को राइट्स मिले हैं, राइट। एक्चुअली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ। आज की डेट में अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होता, ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किस लिए? फंडामेंटल राइट्स क्यों डाले गए? ताकि हम उनके राइट्स को प्रिजर्व कर सके, ठीक है। ये बात फैक्ट है कि ह्यूमन बीइंग है, उसके कुछ अधिकार होने चाहिए। उन अधिकार को ब्लैक एंड वाइट में करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। लेकिन अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो बहुत लोगों के अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं चलता, ठीक है। दे माइट नॉट बी अवेयर। आज भी बहुत से लोग ऐसे जिनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो लोगों का राइट्स को बताता भी है, और हमारे राइट्स की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बना भी है। ओके, सो बोथ थिंग्स आर करेक्ट। तो रूल ऑफ लॉ की ये तीन चीज़ें हैं। आर्बिट्री पावर यूज़ नहीं कर सकते, लॉ के आगे सब बराबर है, और सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट्स का सोर्स भी है। ओके, एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 किस पे अप्लाई नहीं करता? आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मतलब अगर कुछ भी गलत हुआ है तो सब लोग एक जैसे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एक्सेप्शंस दे रखी है
किसको, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को हमने ये एक्सेप्शंस दे रखी है कि वो अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं तब तक हम उन पे दूसरे लोगों की तरह हम उनको ट्रीट नहीं करेंगे. दे हैव गॉट स्पेशल प्रिविलेजेस एंड स्पेशल एग्जेम्पशंस. ठीक है. हालांकि किसी भी प्रेसिडेंट और किसी भी गवर्नर को आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हुए ना कभी देखोगे ना कभी सुनोगे, ओके, जो कि अनलॉफुल हो, मॉरली जस्टिफाइड ना हो, अनएथिकल हो, ऐसा कभी भी आपने सुना भी नहीं होगा इनफैक्ट. ओके फाइन, आगे चलते हैं. अदर एक्सेप्शंस, और क्या क्या एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 14 के, रिपोर्टिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है ना, कई ऐसी रिपोर्टिंग होती हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट नहीं चाहता है कि वो ऑफिशियल उसमें पब्लिश्ड हो, तो वो नहीं होंगी. सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स भी पब्लिश नहीं होती हैं. डिप्लोमेट्स जो होते हैं, जो एम्बेसी में काम करते हैं, ठीक है ना, उनको भी ये एक्सेप्शंस मिलते हैं. ठीक है, दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एक्सेप्शनली. ठीक है. और मेंबर्स ऑफ यूएनओ, जो यूएनओ के मेंबर्स हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो अ एक्सेप्शंस टू राइट ऑफ इक्वालिटी. आगे चलते हैं. अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पार्ट से. तो कंक्लूजन में हमने क्या समझा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आर्टिकल 14 की? आर्टिकल 14 क्या बोलता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट ट्रीट्स ऑल द पीपल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑल द पीपल सेम इन द आईज ऑफ लॉ. कानून की नज़रों में सब बराबर है. ठीक है. इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, वो एक अलग चीज है. इन कानून की नज़रों में सब बराबर है. अब कंक्लूजन क्या निकल कर आता है? कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ये बेसिक सा राइट भी नहीं जानते हैं कि कानून की नज़रों में वो सब बराबर हैं. उन्हें लगता है कि कानून अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है. एज फार एज फंडामेंटल राइट्स आर कंसर्न, फंडामेंटल राइट्स तक का जहाँ तक बात है, कानून सबके लिए एक जैसा है. कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमीर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गरीब है, सबके लिए एक ही कानून है. ठीक है. और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि बहुत लोग अपने राइट्स के बारे में नहीं जानते हैं. ओके, सो आई होप you like this small presentation on आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है. आई होप आपको आर्टिकल 14 के बारे में एक नए एंगल से, जिन लोगों को पहले से मालूम था, आई होप बहुत लोगों ने आर्टिकल 14 पढ़ा होगा. आर्टिकल 14 के बारे में बहुत सारी बुक्स पढ़े होंगे आपने, आर्टिकल्स पढ़े होंगे, आर्टिकल 14 के ऊपर आर्टिकल पढ़े होंगे. ठीक है, अबाउट अ नाइस सेंटेंस. ठीक है, और आपको काफ़ी नॉलेज होगा. लेकिन आज जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है वो एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की मेरे से एक छोटी सी ये कोशिश थी. ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट. ठीक है ना, एंड प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स व्हाट ऑल टॉपिक्स यू नीड फॉर मी टू मेक अ प्रेजेंटेशन, राइट, and I will be very much happy to make a presentation for that topic. Okay, as of now, if you have any question, please mention in the comment box. As of now, please do take care very good of yourself, right? And I am signing off, Aditya Dhingra. Thank you, take care, bye.